बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, में एक जानिब तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाज गर्म है और बॉर्डर्स के जानिब जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी है। कभी इस्टेब्लिशमेंट फायरिंग कर देती है, कभी खान साहब की जानिब से फायरिंग होती है और बयानात का सिलसिला जारी है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ये बात हुई कि मखसूस सियासी जमात पाक फौज और उनकी क़यादत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही है, जिस पर नहायत तशवीश का इजहार किया गया है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है और उस खबर ने जो है वो एक नया कट्टा खोल के रख दिया है कि लड़ाइयां भी चल रही हैं और फिर कोर कमांडर पेशावर जो हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम जो है उनसे मिलने गई है। एक बहुत अहम मुलाकात, बल्कि वहां पर मुलाकात नहीं, पीटीआई की जो हुकूमत है केपीके में उनकी पूरी काबीना का जो इजलास हुआ है वो कोर कमांडर पेशावर के घर होना। यह मामला और माजरा क्या है, एक ताकतवर तरीन फौजी अफसर से मुलाकात, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपके सामने आज की इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फ्रंट लाइन के लीडर और साबिक वज़ीर दाखिला और अब इनको पंजाब के अंदर भी कुछ अहम तरीन ओहदे देने की जो है वो बात गश्त जारी है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने इदारों पर कहर ढा दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत, और एक वीडियो ने इस वक्त नया कट्टा और नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। राणा सनाउल्लाह साहब की वो वीडियो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर चलवानी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अब ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठने जा रहा है और राणा सनाउल्लाह साहब आखिर सच बोलना शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और फिर जीएचक्यू और आईएसआई ने महाज संभाल लिया है और खत कहां से आए, 18 जजेस को खत लिखे गए। सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है, जानना जरूरी है कि खत किसने लिखा, खत आया कहां से, खत लिखने वाला कौन है, उसका जानना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो अब एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है और खत लिखने वाला, धमकियां देने वाला आज बाकायदा तौर पर पकड़ा गया। उस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त जरूर है और ये मुश्किल वक्त के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जुल्म, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, फिस्तायत की हर हद पार कर दी गई। चाहे वो खवातीन हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तैयबा राजा, उसके अलावा जनाब सनम जावेद और फिर और आलिया हमजा, बहुत सारी खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन पर जो है वो जुल्म तशद्दुद की दास्तान रकम की गई हैं, लेकिन वो डट के खड़ी हुई हैं। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो रॉन्ग नंबर हैं, जो पार्टी को तोड़ने की बातें करते हैं या फिर वो पार्टी के अंदर इंतशार फैला रहे हैं और पार्टी के अंदर जो है वो जो लड़ाइयां चल रही हैं वो सब कुछ आपके सामने, वो शेर बने फिर रहे हैं। वो आप समझते हैं कि हम बहुत बड़े डॉन हैं, हम सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत बड़े डॉन को मिस कर दिया। इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाने वाला उमर सरफराज सीमा, उस पर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बात नहीं की। एजाज चौधरी पर कोई बात नहीं की, क्यों नहीं की जा रही? मीडिया कोई कवरेज नहीं दे रहा इनको, उमर सरफराज सीमा साहब को। जनाब आज उमर सरफराज सीमा साहब की आप ये वीडियो जरा तस्वीर जरा आप स्क्रीन के ऊपर देखें। व्हील चेयर पर बैठे इंतहाई खूबसूरत ये शख्स जो जिसकी दाढ़ी भी बड़ी नफीस किस्म का इंसान था। आप इसके बाल देखें, आप इसकी जनाब शक्ल देखें, और ये बीमार हो गया, इसको आज हॉस्पिटल जाया गया और ये बंदा कभी भी किसी ओहदे पर नहीं रहा, सिर्फ चंद माह जो है वो ये गवर्नर पंजाब रहा और ये खान साहब के साथ वफा निभा गया। और ये लाजवाल वफा है कि पार्टी में मौजूद माफिया ने कभी भी उमर सरफराज सीमा साहब को जो है वो नापसंद करते थे, उनको इमरान खान के करीब नहीं आने दिया गया और आपने उमर सरफराज सीमा साहब को इमरान खान के करीब कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन ये शख्स ने लाजवाल मोहब्बत की दास्तान रकम कर दी है और ये इमरान खान के साथ अपनी वफादारी निभा गया है और इमरान खान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार इसने किया। तो जनाब ये सारी चीजें आपके सामने है कि उमर सरफराज सीमा साहब सबसे आगे, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उन्होंने बयान हल्फी दिया, ना वो 364 का जो बयान है, ना उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया और ना ही किसी मामलात में उन्होंने खान को मुर्द इल्जाम ठहराया। और ये सारी चीजें आपके सामने कि ये पार्टी के नजरियाती कारकुन है, ये असल हीरो है। और शेर अफजल मर्रद साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या स्टेक है? आज का वो बच्चा जो खान के नाम पर एमएनए बन गया, क्या उसका पार्टी के अंदर कुछ स्टेक आपको नजर आता है? शुएब शाहीन का पार्टी के अंदर क्या स्टेक है? बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या काम किया? मुझे कोई खदमात बता दें इन 4-5 लोगों की जिन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है या जो पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये असल लोग हैं जिन्होंने मारे खाएंगे, जो जेल के अंदर बैठे हैं, जो तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। शाहजहां अफरीदी को सैल्यूट पेश करना चाहिए कि उस पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, वो आज खड़ा हुआ है। अली मोहम्मद खान, उनको सैल्यूट करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब कब से जेल के अंदर बैठे हैं, वो टूटने का नाम नहीं ले रहे। फवाद चौधरी साहब को सैल्यूट करना चाहिए, वो टूटने का नाम नहीं ले रहे। चौधरी रेदलाई साहब जो हैं उनको दोनों हाथों से सैल्यूट पेश करना चाहिए कि वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हो गए। हालांकि उनका खान से कोई ताल्लुक नहीं था, उनकी अपनी जमात थी,
उसने बगैर किसी लालच के वो जनाब आज इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन ताज गोल शानदाना गुलजार, इनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये जो 4-5 गंदी मछलियां आ गई हैं जो पार्टी को हाईजैक कर रही हैं या पार्टी के अंदर अपना अलग सोशल मीडिया हेड टीम बनाकर वो इमरान खान साहब को जो है वो पीटीए से निकालने के चक्करों के अंदर हैं, आपने इन चेहरों को पहचानना है। तो जनाब अब एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी एतबार से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या एक बहुत बड़ा डेंट डाला है मौजूदा हुकूमत को कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने कहा कि ग्रैंड अलायंस प्लेटफॉर्म पर जमहूरियत की हामी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। ईद के बाद 12 अप्रैल को पशीन में पहला जलसा होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने कहा कि हम सब ने जमहूरियत के लिए मिलकर काम करने का तैयार किया है और पार्टी रहनुमाओं के हमरा उन्होंने जो है वो एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कल हमने एक ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया है जिस पर 6 पार्टियां शामिल हैं जिनके सरबराहान ने मिलकर जमहूरियत के लिए काम करने का जो है वो तैयार कर लिया है। तो ये जनाब सारी चीजें आपके सामने है कि उसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब मौजूद थे, MWM वहदतुल मुस्लिमीन की जमात जो है उनके सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब मौजूद थे और भी पार्टीज जो है उसके अंदर शरीक थी। तो ये एक बड़ा डेंट डाला जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाल सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब अगर इसमें शामिल हो जाएं तो फिर डेफिनेटली इस हुकूमत का चलना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता हुआ जनाब हमें दिखाई दे रहा है। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, खत लिखा गया 18 जजेस को। अब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस 4 जजेस, 8 जजेस जो हैं वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और बाकी 3-4 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के हैं। इनको खत लिखा गया, धमकियां में खत, जान से मारने की धमकी, नामूसे पाकिस्तान जो है उसमें उसका टाइटल लिखा गया और कुछ ऐसी तस्वीर बताई गई कि ये जनाब हम इनको मार सकते हैं। इनका असल वजह क्या है, क्यों खत लिखा गया? कि ये वो जजेस हैं जो इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, जो जुल्म बर्बरियत के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये लगातार जो है वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों आइन और कानून की बात कर रहे हैं, ये क्यों इंसाफ की बात कर रहे हैं? तो इनको एक धमकी आमेज खत लिखा गया कि आपको हम जान से मार देंगे अगर आप इमरान खान का नाम लेते हैं, अगर आप मुल्क में आइन और कानून की बात करेंगे, अगर आप इंसाफ के लिए फैसला करेंगे। तो फिर इनको ये धमकियां दी गई हैं, लेकिन जजेस जो है उसमें डट के खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम इनका मुकाबला करें, अब नहीं तो कभी नहीं। ये डू और डाई की सिचुएशन है। अगर इस सूरत हाल के अंदर जजेस जो है वो इकट्ठे हो गए तो फिर यहां पर एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये खत कहां से आया, ये एक बहुत अहम सवाल है कि टीटीपी का कमांडर तो खत ही नहीं लिख सकता। ये राणा उज़ैर को जजिस से क्या मसला होगा कि मैं जजिस को धमकियां देना शुरू कर दूं, नाउज़ बिल्लाह। या फिर टीटीपी को जो है वो जजिस से क्या मसला हो सकता है कि टीटीपी उनको कहेंगे हम तुम्हें जान से मार देंगे? क्या पाकिस्तान की अदालतों से टीटीपी के खिलाफ कोई फैसला आ गया? बिल्कुल नहीं आया। खत किनके खिलाफ लिखा गया जजिस की जानिब से, वो बड़ी अहम सूरत हाल है और दिलचस्प सूरत हाल है और आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि खत लिखने वाले कौन हैं। तो जनाब अब एक और बड़ा दावा सामने है। इस्लामाबाद में एक जो उनके सिटी अफसर हैं, DIG CTD हुमायूं हमजा साहब, वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये खतूत किसी लेटर बॉक्स से रावलपिंडी GPO से आए हैं। रावलपिंडी GPO आए किसी लेटर बॉक्स से और फिर जनाब वहां से आगे डिलीवर हुए हैं हाई कोर्ट के जजेस को जो है पहुंचाए गए हैं। अब रावलपिंडी GPO जो है वो सदर में आता है। सदर बिल्कुल एक जो है वो अगर आप कहें आर्मी एरिया तो कहना गलत नहीं होगा। GH वहां पर CMH और फिर सारा जो है बड़ा हसास इदारा और वहां पर जो है रावलपिंडी GPO का जो है वो जो ये हमारी पोस्ट ऑफिस है, उनका दफ्तर है और वहां से लेटर जो है वो डिलीवर होता है और 1 किलोमीटर जो है फासला बनता है रावलपिंडी GPO से GH तक का। तो वहां से जब ये खत आना तो ये एक बड़ी घिनौनी सी सूरत हाल है और ये पाकिस्तान की फौज को जो है मुलायम करने की कोशिश हो सकती है। पाकिस्तान की फौज या हमारी एजेंसीज जो हैं उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है या बात जो है वहां से आया। ये भी एक बहुत अहम तरीन सवाल है। अब जनाब ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है कि GH को और ISI अब वहां संभालने जा रही है। अब इस खत की बाकायदा तौर पर तहकीकात होंगी, या तो इस खत को छुपा लिया जाएगा या फिर इस खत को तफ्तीश करके पाकिस्तान की कौम के सामने रखा जाएगा कि जो धमकियां हमें इस खत आ रहे हैं बेसिकली इसके पीछे है कौन। अब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने आ गई है। अब जनाब राणा सलाउल्लाह साहब ने दारों पर कहर डाल दिया, उनकी एक वीडियो लीक हुई है। उस वीडियो ने जनाब एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। मैं चाहता हूं कि आप ये सबसे पहले वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाजा फरमा लें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अब ये सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाएगी। जनाब राणा सलाउल्लाह साहब की ये वीडियो जरा देखें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। जो जिन केसेस में आखिरी हफ्ते में सज़ा दी गई है वो 31 साल जो सज़ा दी गई है वो तो मेरा ख्याल है कि हमारे इलेक्शन को डैमेज करने के लिए दी गई थी, या अगर इस चीज़ का एहसास नहीं था तो फिर वो तो जो है वो उसने हमें बड़ा डैमेज किया। जो इमरान खान का या PTI का विक्टिम कार्ड है, हमदर्दी का कार्ड, वो बड़ा चार्ज हुआ उसके साथ। तो वो सज़ाएँ जो है वो
میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹین نہیں کر سکیں گی. تو جس جج کے سامنے جائے گی اگر وہ انصاف سے کام لے گا تو کیا کرے گا وہ؟ اگر اس کو یا تو اس کو ریمانڈ کرے گا کہ اس کو دوبارہ واپس بھیجے گا یا پھر اس کو بری کر دے گا. یہ راز صاحب آپ بڑی اہم اور بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب تو یہ کہ ان کے ساتھ پھر انصاف نہیں ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہوئی، چاہے وکٹم کارڈ دینا تھا اور آپ کو ہروانا تھا، اس کی جو بھی وجوہات تھیں، تو اگر کیسز صحیح نہیں چلے تو پھر تو ان کو میرا خیال ہے کہ باہر ہی آ جانا چاہیے ضمانت پر. تو جی آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھ لی اور اس میں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی اور عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں انتہائی غلط ہے اور عمران خان جس بھی عدالت میں جائیں گے انہیں بری کر دیا جائے گا کیونکہ سب سزائیں جھوٹ کی بنیاد پر دی گئی ہیں. اب یہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب جیسا ایک آدمی وہ سچ بولنا شروع ہو گیا ہے اور وہ اداروں پر قہر ڈھا رہا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر قہر ڈھا رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی سازش تھی عمران خان کو سزائیں دینا، تو ڈیفینیٹلی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سچے ہیں، ان کے خلاف جتنی بھی سزائیں بنی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، تو عمران خان صاحب کو بری کر دیا جائے گا اور اب ہمارا جیل میں جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب جیسا ایک شخص جو ہے جو عمران خان کو فتنہ کافر تک جو ہے وہ باتیں کر چکا ہے، اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اب صورتحال بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں رہے. اور جو یہ موجودہ حکومت ہے یہ شہباز شریف کی یا مریم نواز کی حکومت نہیں ہے، یہ موجودہ حکومت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور یہ جمہوری حکومت نہیں ہے. دائرہ فارم 47 کی پیداوار حکومت جو ہے وہ کیسے جمہوریت کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اتر سکتی ہے. اب جناب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی پوری ٹیم، پوری کی پوری کابینہ جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے گھر جاتی ہے اور ان کی کے پی کے کی جو پوری کابینہ ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر وہاں پر ان کا پورا اجلاس ہوا ہے، باقاعدہ طور پر وہاں پر اجلاس ہوئے ہیں ان کے. پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی تردید اس میں نہیں کی ہے. کور کمانڈر پشاور سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کرتے تو سمجھ میں بات آتی تھی کہ جناب ٹھیک ہے سیکورٹی کی صورتحال ہے اور کور کمانڈر پشاور جو ہیں ان کے بہت اہم سٹیک ہولڈر بھی ہیں اور چیف منسٹر کو صوبے کے چیف منسٹر کو ظاہر ہے ملاقات کرنا پڑتی ہے اور ان کو صوبے کی سیکورٹی کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر پوری کی پوری کابینہ وہاں پر چلی جائے اور پھر وہاں پر جا کر اجلاس کر لے تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ دا باٹم. کیا عمران خان کی پیٹھ پر چھرا کھونپا جا رہا ہے جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے کی جانب سے، یا پھر یہ کہ پشاور سے ایک بہت بڑی بغاوت، اور پھر تیسرا یہ کہ کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ چل رہا ہے. تو یہ بہت اہم ترین سوال ہیں جو اس ملاقات یا جو اجلاس ہوا ہے اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی اہم اور بڑی ڈیسائسو قسم کی ملاقات ہے جس میں عمران خان کے خلاف بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یا پھر عمران خان کے حوالے سے کوئی معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پشاور سے عمران خان کے لیے کس طرح سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے یا پھر وہاں سے عمران خان کو جو ہے ایک بار پھر سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک اہم ترین سوال ہے. اب تک کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ اپنا رسمی خیال رکھنے لگے. پاکستان زندہ باد.